न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। जून में मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश होना है। इससे पहले राज्य सरकार आम जनता से राय ले रही है। सीएम धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल खुद विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट से 1 to 1 कर राय ले रहे हैं। कुमाऊं मंडल के बाद सीएम पुष्कर धामी ने गुरुवार को देहरादून में सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट से बजट सुझाव लिए। तो कल सीएम धामी की आरटीओ ऑफिस में छापेमारी का असर आज देखने को मिला, जहां समय से सारे कर्मचारी और अधिकारी ऑफिस में मौजूद रहे। इसके साथ ही सस्पेंड आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई भी दफ्तर पहुंचे। आपको बता दें, कल आरटीओ ऑफिस के औचक निरीक्षण में गैर हाजिर होने पर आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई को सीएम धामी ने सस्पेंड कर दिया था। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर देहरादून आरटीओ ऑफिस की है, आज की है ये तस्वीर, जहां समय से सारे कर्मचारी और अधिकारी ऑफिस में मौजूद नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर कल की है, जब सीएम धामी ने आरटीओ ऑफिस में छापा मारा था। तो ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आरटीओ ऑफिस की दोनों ही तस्वीरें हैं। एक तस्वीर आज की है और दूसरी तस्वीर कल, जब औचक निरीक्षण करने के लिए सीएम धामी यहां पर पहुंचे हुए थे। कल सीएम धामी के आरटीओ ऑफिस में छापेमारी के बाद आज पूरे प्रदेश में सरकारी कार्यालयों का न्यूज़ 18 ने रियलिटी चेक किया। न्यूज़ 18 के रियलिटी चेक में कई कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी मौजूद मिले, तो कुछ कार्यालयों में अधिकारी समेत कई कर्मचारी पहुंचे ही नहीं। अब आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए, पहली तस्वीर देहरादून नगर निगम की है, जहां आधे कर्मचारी कुर्सी पर नजर आए तो आधे गायब मिले। वहीं आम लोग कर्मचारी और अधिकारियों से मिलने के लिए इंतजार करते दिखे। दूसरी तस्वीर देहरादून जिला आपूर्ति कार्यालय की है, जहां 22 में से 10 अधिकारी और कर्मचारी समय से ऑफिस नहीं पहुंचे। डीएसओ जसवंत सिंह कंडारी भी खुद समय से ऑफिस नहीं पहुंचे थे। न्यूज़ 18 के रियलिटी चेक के बाद डीएसओ ऑफिस में हड़कंप मच गया। ऑफिस से गए फोन के बाद डीएसओ जसवंत सिंह कंडारी भी दौड़े 10:20 पर ऑफिस पहुंचे, लेकिन वो कैमरे के सामने भी सफेद झूठ बोलने से बाज नहीं आए। डीएसओ का कहना था कि मैं 10 बजे ही ऑफिस आ गया था। तो चलिए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। इसके हमने बायोमेट्रिक मशीन हमने यहाँ पे लगा दी है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। उसको हमने ऑर्डर भी दे दिया है। जो टेक्निकल जो जिस दुकान से लेके आए हैं, परचेज करके आए हैं, वो आज ही सही हो जाएगी, आज ही काम करना लगेगी। उसके हमारी वार्ता होगी इस क्रम में। अभी नहीं, सभी को जो है कार्यालय आने के समय से निर्देश दे दिए गए हैं सभी को। इस बीच में सभी को लेकिन टारगेट भी दिए गए हैं कि सभी को दुकानों के निरीक्षण भी किए जाने हैं। सब इसी के तहत जो है सभी इंस्पेक्टरों को बोला है कि सुबह के समय, क्योंकि दुकानें खुलती हैं, तो सुबह के समय जो है अपना निरीक्षण करके जो है दुकानों के कितना उनका बायोमेट्रिक परसेंटेज हो रहा है, ये चेक करके जो है हमें रिपोर्ट भी करना है उनको 10 बजे। तो सबको ये निर्देश दिए गए हैं। नहीं, हम यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे 10 बजे पहुँच गए थे यहाँ पे। और जो है साथ ही हम भी 9 बजे 9 बजे हम भी जो है दुकानों में निरीक्षण करने जा रहे हैं। 10 बजे प्रातः हम यहाँ पे कार्यालय में उपस्थित हो गए। हरिद्वार के आरटीओ दफ्तर में सुबह 10 बजे तक सभी कर्मचारी हाजिर हो गए। इतना ही नहीं, एआरटीओ रत्नाकर सिंह खुद भी समय से पहले ही ऑफिस पहुंचकर कामकाज करने लगे। आपको बता दें, सीएम धामी ने बुधवार को देहरादून आरटीओ ऑफिस पर औचक निरीक्षण किया था, जिसमें आरटीओ नदारद मिले थे। उधर नैनीताल में अधिकारी और कर्मचारी सुधरने को तैयार ही नहीं है। यहां डीएम दफ्तर में सुबह 10 बजे तक अधिकतर अधिकारी और कर्मचारी नहीं पहुंचे, तो कई कर्मचारी 10:30 बजे कैमरे से छिपते छिपाते नजर आए। हमारे संवाददाता वीरेंद्र बेस्ट भी उसी दौरान वहां मौजूद थे और उस समय के दफ्तर के नजारों को अपने कैमरे में उन्होंने कैद किया। सुबह 10 बजे दफ्तर में काफी कुर्सियां खाली पड़ी थी, हालांकि कुछ लोग पहुंच भी गए थे। किया गया है, तो कुछ कर्मचारी जो 5-10 मिनट जैसा आप कह रहे हैं वो लेट हो सकते हैं, तो उनका स्पष्टीकरण भी हुआ था। पुनः सबको उनका स्पष्टीकरण आज आपने के जो आपने विजिट किया है, इसके क्रम में जो भी कर्मचारी लेट हैं उनका स्पष्टीकरण लिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी की आरटीओ दफ्तर में कर्मचारी समय से पहले ही एक्टिव नजर आए। यही नहीं, आरटीओ और एआरटीओ ने
ठीक 10 बजे अपने ऑफिस का औचक निरीक्षण भी किया और दावा किया कि उनके यहाँ सारी व्यवस्था चाक चौबंद है। वहीं दफ्तर में सभी कर्मचारी समय से पहले पहुंचे। आरटीओ ने कहा कि कर्मचारियों से कहा गया है कि यदि उन्हें छुट्टी लेनी हो तो पहले से ही बताना पड़ेगा। यद्यपि इस कार्यालय में पहले से ही स्थितियां अच्छी रही हैं और कल के देहरादून प्रकरण के पश्चात समस्त कार्मिकों को पुनः चेता दिया गया है और आज सुबह 10 बजे ही आरटीओ साहब और मेरे द्वारा पूरे कार्यालय का निरीक्षण भी किया गया। समस्त कर्मचारियों को ये भी अवगत करा दिया गया है कि अगर कोई अवकाश पर जाएगा तो केवल स्वीकृत अवकाश पर ही जाएगा। आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कर्नल अजय कोठियाल ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के बाद पहली बार न्यूज 18 पर कर्नल अजय कोठियाल सामने आए। उन्होंने कहा कि पार्टी में बिचौलियों का काम करने का तरीका ठीक नहीं है और वो नेता राज्य के हैं। कोठियाल का कहना है कि वो उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं, खुद के लिए नहीं, प्रदेश के लिए करना चाहते हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा कर्नल अजय कोठियाल इस्तीफा दे चुके हैं आम आदमी पार्टी से। क्यों इस्तीफा दिया, क्या वजह रही, क्या उनके दिल में सब कुछ अब आगे के लिए चल रहा है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है। सर, इस्तीफा दिया आपने जबकि आपको पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का फेस बनाया, जो हो सकता था वो सब कुछ दिया, बावजूद इसके ऐसा क्या हुआ? हमने 19 अप्रैल को पार्टी ज्वाइन करी थी और बड़े अच्छे समझ करके कि पार्टी के जो काम के तरीके हैं वो भी हमें लगा कि ठीक हैं और उत्तराखंड में उनकी ज़रूरत भी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बीच में ना कुछ पार्टी के ही कुछ लोग होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिर आपकी विचारधारा उनसे ठीक से नहीं मिल पाती। एक सवाल यह है कि पार्टी में आपने कहा नेताओं में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, वो राज्य के नेताओं के बीच नहीं बनी या सेंट्रल लीडरशिप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या आपके बीच में नहीं बन पाई? राज्य के जो नेता होते हैं ना, असली में होता क्या है कि बिचौलिए तो बीच में तो कोई ना कोई होता ही है। मतलब आप डायरेक्टली तो कभी इन्वॉल्व नहीं होते हो हमेशा साथ में, लेकिन बीच के जो होते हैं तो उनके मतलब हो सकता है उनकी भी काम करने के तरीके ठीक हों, लेकिन हमारे को वो काम करने के तरीके ठीक नहीं लगे, तो इसलिए फिर हमें लगा कि शायद यहाँ पे हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कैमरों से राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। गरीबों का राशन चट करने वाले खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के 4 अधिकारी और कर्मचारियों पर धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। सरकारी राशन के गबन के मामले में दोषी पाए जाने पर इन चारों से करीब 1.5 करोड़ रुपए वसूली के आदेश दिए गए हैं। मामला देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सरकारी खाद्यान्न गोदाम से जुड़ा है, जहां साल 2018 में राशन के इस गोदाम से करीब 11,000 गेहूं, चावल और चीनी की बोरियां गायब मिली थी। गोदाम के तत्कालीन प्रभारी कैलाश चंद्र पांडे को सस्पेंड कर मामले में जांच बिठा दी गई थी। अब इस मामले में धामी सरकार ने सख्त रुख अपनाया और 4 कर्मियों पर पेनल्टी लगाई गई है। ऑफिस देरी से आने पर पहले आरटीओ का सस्पेंशन और अब गरीबों के हक पर डाका डालने वाले 4 अधिकारियों और कर्मचारियों से 1.5 करोड़ रुपए की वसूली के आदेश। धामी सरकार के इस सख्त एक्शन से अधिकारी और कर्मचारियों में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। सस्ता गल्ला की दुकानों से गेहूं लेने वाले करीब 23 लाख राशन कार्ड धारकों को अब आटे के लिए खुले बाजार पर निर्भर रहना होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जहां गेहूं की मात्रा आधे से भी कम कर दी गई, वहीं राज्य खाद्य योजना में इसे समाप्त कर दिया गया है। यानी देश में चल रही गेहूं की किल्लत का असर अब उत्तराखंड में भी दिखाई देगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले 3 किलो गेहूं की मात्रा को कम कर अब 1 किलो कर दिया है। इसकी जगह अब चावल बढ़ाकर मिलेगा, यानी कि अब 2 किलो के बजाय 4 किलो चावल मिलेगा। करीब 14 लाख राशन कार्ड धारकों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ठीक इसी तरह राज्य सरकार ने भी राज्य खाद्य योजना में रियायती दरों पर मिलने वाले 2.5 किलो गेहूं को समाप्त कर दिया है। अब गेहूं की जगह चावल ही मिलेगा। इससे करीब 9.5 लाख राशन कार्ड धारक प्रभावित होंगे। जून से यह आदेश लागू हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में बंद जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को रिहा कर दिया गया। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में 13 जनवरी को हरिद्वार पुलिस ने उन्हें नारसन बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों के आधार पर उन्हें राहत देते हुए 3 महीने की अंतरिम जमानत दी है। हरिद्वार में हुए हेट स्पीच के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद और दिनेशानंद भारती तीनों को जमानत मिल गई है। चमोली में स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन बुधवार से शुरू हो गए हैं और आज पंच प्यारों की अगुवाई में ऋषिकेश से श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई से श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने हैं और यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हेमकुंड साहिब में हर दिन 5000 यात्री दर्शन करने की अनुमति ले चुके हैं। शुभ दिन है। आज से यात्रा हेमकुंड साहिब के लिए प्रारंभ हो रही है और उस जत्थे को हम लोग यहाँ पर रवाना भी कर रहे हैं और आज बड़ा शुभ दिन है। और मैं सभी से कहूँगा कि अभी तो यात्री लोग जा रहे हैं, जो स्वस्थ हैं उन्हीं को यात्रा में जाना है और हम सबसे अनुरोध भी हमने किया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आगे निकट भविष्य में वहाँ के लिए रोपवे की जो घोषणा की है, जल्दी से जल्दी वो काम होगा। अभी लोग वहाँ पर अपनी यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा बाय रोड हो रही है। चारधाम यात्रा में अभी तक रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। अब तक 6,85,000 श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम में अब 2,53,000 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ धाम में 1,95,000 भक्तों ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में 1,30,000 श्रद्धालु पहुंचे और यमुनोत्री धाम में 1,06,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। यमुनोत्री में 1,06,000 भक्त पहुंचे। इसी तरह चारधाम यात्रा में लाखों श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देहरादून में मौजूद है मुख्यमंत्री धामी, आपको सुनवाते हैं। छोटी सरकार भी हमारी जो है स्थानीय निकाय की जो सरकारें हैं वो सरकारें भी मजबूत हों और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है कि ये सब सरकारें मजबूत होनी चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि गांव मजबूत हो, हमारे गांव की इकाई, ग्राम इकाई वो सबसे ज्यादा मजबूत हो। अभी पिछले दिनों हमने नीति आयोग और हमारे हैस्को और आईसीआई इन सबके उन्होंने 14 पुलों का निर्माण किया है। 14 छोटे छोटे पुल ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां हम उन पुलों को बनाने के लिए बहुत सारे दिनों तक हम जो है कई बार बजट की व्यवस्था करते हैं, फिर उसको प्रस्ताव पारित करते हैं, फिर बजट के लिए जाता है, फिर पास होता है, फिर वो टेंडर लगता है। वो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और सालों साल लग जाते हैं। 14 जगह पर जो है बहुत कम दाम पर, मेरे ख्याल से अधिकतम उसका 3.5 लाख रुपए का एक पुल बन गया और गांव से गांव जुड़ गए। ये हम ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत के स्तर पर भी ये सब कर सकते हैं कि उनको लोकल लोगों को सम्मिलित करके। कई बार हमें देखा कि इतना, मैंने खुद ही सभी 14 पुलों का जो है वो किया था, यहीं से लोकार्पण किया तो, और ग्रामीण लोगों से सीधे बात करी मैंने 14 स्थानों पर एक दिन पूरा। हमने देखा कि जो जिसके लिए हम मुझे लगता है कि जो 3.5 लाख रुपए में पुल बना, अगर उसी को हम दूसरे उसमें डीपीआर बनवाते, फिर उसका टेंडर करते, तो वो पुल बनने में कई साल लग जाते और वहां सबका सब जो है 3 महीने में और 4 महीने में सारे पुल बन गए। तो इसलिए हमारी सोच रहेगी, क्योंकि सरकार ठीक है, सरकार होती है लेकिन सरकार सब कुछ नहीं होती है। मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार केवल अपने दम पर सब कुछ नहीं कर सकती। जब तक कि आप जैसे सभी समाज में काम करने वाले, संगठन में काम करने वाले, विभिन्न जो समूहों में काम करने वाले हैं, सबका जब तक उसमें एक
सहभागिता नहीं होगी, सबका सहयोग नहीं होगा, तो सरकार की अपनी लिमिटेशंस है। आज बहुत सारे लोग हैं, मैं गंगोत्री गया था, मैं केदारनाथ जी पे गया था, केदारनाथ गया था, तो मैंने देखा कि वहां पर 2-3 अलग अलग जो है जो स्वयं सहायता समूह वाले हैं या प्राइवेट जो समाज में जो लोग अपने अपनी एजेंसियों के माध्यम से उसके माध्यम से काम कर रहे हैं, कोई मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, कोई दूसरे प्रकार की फैसिलिटी दे रहा है और बड़े स्तर पर दे रहा है। उनके सैकड़ों हजारों लोग जो है उस काम में लगे हुए हैं। विवेकानंद हेल्थ मिशन वाले लोग जगह जगह पर गंगोत्री में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, यहाँ धर्मावाला में ऐसे जो है अपने आप हॉस्पिटल चला रहे हैं। वो सरकार से कोई सहयोग नहीं लेते हैं, सरकार के साथ समन्वय करते हैं और अपने आप चलाते हैं। तो हम में से भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को चला सकते हैं। तो आज ये बड़ा सार्थक रहा, बोलने के लिए बहुत सारे विषय हैं, लेकिन आप सब लोगों के सुझाव बहुत ही अति महत्वपूर्ण हैं। इन सभी सुझावों को हम लोग देखते हैं, उसमें से अधिकांश जो भी जो है इस बजट में सम्मिलित कर पाएंगे उनको सम्मिलित करेंगे। और हमने एक शुरुआत की है, इस बार ये शुरुआत शुरू हुई है, ये काम शुरू हुआ है और कभी न कभी शुरू होना था। तो इसमें अभी क्या है कि आप में से भी बहुत सारे लोग ये तैयार होके नहीं आए होंगे कि हमें बोलना क्या है, क्योंकि मैं भी पिछले 25-30 सालों से ऐसी मीटिंगों में जाता रहा हूं। तो एक ये होता है कि चलिए अभी बुलाया है, सरकार की तरफ से इनविटेशन आया है, हम लोग चले गए, आ गए, यहाँ पर हुआ, थोड़ी बात भी रख दी और इसलिए जो है मैंने उस दिशा में जाकर नहीं सोचा होगा, लेकिन ये है कि शुरुआत हो गई आज। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।